हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों और उनको हलों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए युक्ति विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसका पहला भाग है 135 और 225, दूसरा भाग है 196 और 38,220 और तीसरा भाग है 867 और 255। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको युक्ति विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि ये टेक्निक है, एक विधि है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने का। ठीक है, तो उसी एल्गोरिथम के हेल्प से हम इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल के पहले भाग 135 और 225 का एचसीएफ परिकलित करते हैं। चलिए तो पहले भाग में हम लोग 135 और 225 का एचसीएफ युक्ति विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना सीखते हैं। पहले लोग सीखे थे, मैंने आपको बताया भी था। याद रखिए, सबसे पहले देखें कि हम दोनों संख्याओं में से कौन संख्या बड़ी है। तो बड़ी यहाँ पे 225 है और छोटी 135 है। तो बड़ी वाले को हम ए और छोटी वाले को 135 लेते हैं। तो इसको एल्गोरिथम को प्रयोग करने के पहले हम क्या करेंगे, जैसे भाग विधि से पहले निकालते रहे हम लोग एचसीएफ, तो उस तरह से हम छोटी वाले से बड़ी वाले भाग देंगे और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शून्य शेषफल प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, 225 में 135 का भाग दिया गया है, एक बार गया 135, 90 बचा शेष। चूंकि ये 90 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए 90 को भाजक और 135 को भाज्य मानते हुए पुनः भाग दिया गया, तो 45 शेष बचा। यह भी शून्य के बराबर नहीं है, तो फिर पुनः 45 को भाजक और 90 को भाज्य मानते हुए हमने भाग दिया। तो 45 गुना 90 अब शेषफल शून्य हो गया। यहाँ पे इसको रोक देंगे। अब इसके हेल्प से हम जो है युक्ति विभाजन एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ से 225 भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पे 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। फिर पुनः चूंकि भाग शेषफल हमारा शून्य नहीं है, इसलिए 135 और 90 को लेते हुए 135 और 90 तो पुनः जो है विभाजन प्रणयिका का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे, होगा 135 प्लस 90 गुणे 1 धन 45। यहाँ देख सकते हैं आप 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। फिर 45 शून्य के बराबर नहीं हुआ शेषफल, तो हम फिर 90 को भाज्य और 45 को भाजक लेते हुए अगर हम फिर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तो हमारी प्रक्रिया यहाँ पर जो है समाप्त हो गई। क्योंकि इस स्थिति में भाजक जो भाजक होता है वही हमारा होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे स्थिति भाजक हमारा 45 है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे भाग के लिए। दूसरा भाग है हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक उसी तरह तो उसी प्रकार से हम इसका भी एचसीएफ निकालते हैं। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ को हम परिकलित कर सकते हैं। देखिए यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, तो हम पहले 38,220 में 196 का भाग दे रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर 195 बार आता है और शेषफल 0 आता है, कई बार। तो युक्ति विभाजन प्रणयिका का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो पाते हैं ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हमने लिख दिया। अब यहाँ देखें शेषफल शून्य आ गया, तो हमारी प्रक्रिया ये समाप्त हो गई। और इस स्थिति में जो भाजक हमारा है कितना है 196, यही 196 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। ओके, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई और एचसीएफ जो होगा हमारा 196 होगा। ठीक, अब हम चलते हैं पहले सवाल के तीसरे भाग में। तीसरे भाग में हमें निकालना है एचसीएफ 867 और 255 का। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 867 बड़ा है 255 से, हमारा एक काम करेगा, ये हमारा बी काम करेगा। तो 867 में हमने भाग दिया 255 का,
तो 255 क्या 765, शेषफल 102 बचा, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो फिर हम 102 को भाजक और 255 को भाज्य मानते हुए भाग लगाएंगे। फिर शेषफल हमारा 51 आया, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो पुनः 51 को भाजक और 102 को भाज्य मानते हुए हमने भाग दिया, तो हमारा शेषफल 0 आ गया। ये प्रक्रिया समाप्त करेंगे और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की तरह लिखते हुए हम जो है निम्नलिखित प्राप्त करेंगे। देखिए 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102, फिर पुनः 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, फिर 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। हमने लिखा है एल्गोरिथम को, इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम को। अब यहाँ देख रहे हैं कि अंत में जो है हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमारी प्रक्रिया समाप्त होगी और इस स्थिति में जो हमारा जो भाजक था कितना था 51, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ दिए गए दोनों संख्याओं का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ 51 है। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। आपको मैंने उदाहरण भी दिया था जब हमने इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम को समझाया था, लिखा था, तब ने आपको बताया था, 2 एग्जाम्पल दिया था। फिर ये तीनों सवाल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इस तरह आप कोई भी 2 संख्याएं अगर हैं उसका एचसीएफ इस एल्गोरिथम के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अपने प्रश्नावली 1.1 के दूसरा सवाल हमारा है। दूसरा प्रश्न क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम गुणांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई गुणांक है। ठीक है, आपको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करें, कोई धनात्मक गुणांक है, विषम धनात्मक गुणांक। तो हमने a को मान लिया कोई धनात्मक विषम गुणांक है, और यहाँ देखिए 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 5 के रूप में बात कर रहा है। तो हम a को तो मान लिया धनात्मक विषम गुणांक, हमने a मान लिया और b मान लिया भाजक को। उसकी वैल्यू हमने 6 ले लिया इसके अकॉर्डिंग अनुसार। तो यहाँ देख सकते हैं a धनात्मक गुणांक और b बराबर 6 ले लिया। अब मैं हम लोग a और b पर b मतलब 6 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q जो हमारा भागफल कहलाता है के लिए a बराबर bq होता है। तो b की जगह हमने 6 लिया है, a बराबर bq + r के रूप में लिख सकते हैं, जहां r क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम r का संभव मान देखें, शेषफल का संभव मान देखें, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 या 5, लेकिन 6 से छोटा 5 तक हो सकता है। तो इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि 0 ≤ 6 है, इसलिए संभव शेषफल 0 1 2 3 4 और 5 होगा या 5 होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम देखिए ये क्या लिख सकते हैं। एक बार हमने 0 रखा, r की वैल्यू अगर 0 ले जाए, a बराबर 6q, अगर r की वैल्यू 1 ले जाए तो हो जाएगा r का 1 ले जाए, a बराबर 6q + 1। इस तरह 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। जो हमने लिया था धनात्मक गुणांक, वो जो है इस रूप में हो सकता है, 6q या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 का रूप का हो सकता है। ठीक है, तो अब चूंकि a एक विषम गुणांक है, विषम जानते हैं हम लोग, विषम गुणांक जो होते हैं वह संख्या होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। चूंकि ये विषम गुणांक है, इसलिए जो हमारे पास 6q + 2 और 6q + 4 का रूप नहीं हो सकता है। जब हमने देखा कि ये जो संभावित मान है क्या होगा, 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5, उनमें से 6q और 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा सम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित हैं।
तो जब ए नहीं हो सकता है, जब हमारा ए धनात्मक पूर्णांक संभव मानों में से ए 6q 6q + 2 और 6q + 4 नहीं हो सकता है, तो हो क्या सकता है? जो बचा क्या? 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, तो बस ये इसका उत्तर हो गया, देख सकते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यही निश्चित करना था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए इसका हल देखिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 6 से 16 है, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। हमें निकालना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 6 से 16 और 32 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने का तरीका जो हम जानते हैं वही तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे जो पहले हमें जाने हैं। हमने पहले 6 से 16 32 का भाग दिया, ये 19 बार गया। 8 से 16 जाए, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 8 को भाजक और 32 को भाज मान के गुणा भाग दिया, शेष पर 0 प्राप्त हुआ। इस स्थिति में भाजक क्या होगा? 8 होगा। यही 8 हमारा क्या होगा? हमारा जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। उसको हम एक विभाजन एल्गोरिथम के रूप में तौर पर लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 16 बराबर 32 गुणे 19 धन 8। फिर 32 और 8 के लिए लगाया हमने नयिका को, तो 32 बराबर 8 गुणे 4, 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0, यहाँ से 0 प्राप्त हुआ। इसलिए हमारी प्रक्रिया यही पर समाप्त हुई और हमारे एचसीएफ इस केस में जो अभिष्ट जो हमारा भाजक है वही हमारा एचसीएफ होगा। इस तरह कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगा। हाँ, तो अब हम लोग अपने प्रश्नावली के चौथे प्रश्न में देख रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है? विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक नियम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इसके लिए प्रश्न में हिंट भी दे रखा है, संकेत दे रखा है कि मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग किसी और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, तो अब प्रश्न का इसका हम लोग हल करते हैं। चौथे प्रश्न कैसे होता है? जैसा कि संकेत में दिया हुआ है उसके आधार पर देखा, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 लिया, तो b और 3 लिया, तो x को हम भाज्य और 3 को भाजक मानते हुए त्रिकोणीय विभाजन प्रमेय का एक प्रयोग से हम प्राप्त कर लेंगे x बराबर 3q + r, जहां r क्या है? 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक 3 से छोटा। ठीक है, जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब चूंकि 0 <3 है, इसलिए संभव शेषफल क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अतः x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर क्या होगा? 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 3q। अगर x बराबर की वैल्यू 1 होगी क्या होगा? 3q + 1। अगर x बराबर 2 लेंगे टेस्ट, तो x बराबर क्या आएगा? 3q + 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। अब यदि जैसा प्रश्न दिया हुआ है तो हम x का जो भी तीन मान मिले उनके बारी बारी से हम वर्ग करते हैं। चलिए, जब ये भी माना कि x का वर्ग 3q है, तो x का वर्ग क्या होगा? 3q का वर्ग। 3q का वर्ग क्या होगा? 9q² क्यूब वर्ग। ठीक है, और 9 को जो है 2 खंडों में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3। तो हमने 3 गुणे 3 किया, q² हमारे पास है, तो इस 3 को हमने 3 रखा, लेकिन इस 3q² अगर हम नियम मान लें तो हो जाएगा ये 3m, जहां m बराबर 3q²। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला संख्या है बराबर 3q जब है, उस केस में हम इसका वर्ग जो है 3m के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग। जब x बराबर 3q + 1 है, तब x का वर्ग क्या होगा? 3q + 1 का वर्ग। हम जानते हैं कि a धन b का वर्ग होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। उसके आधार पर हमने इसका वर्ग किया, 3q का वर्ग
हो गया 9 क्यू का वर्ग प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1, ये हो गया हमारा 6 क्यू और 1 का वर्ग होगा हमारा 1। इस तरह देखिए यहाँ पर हम 1 को तो 1 ही रहने देते हैं, लेकिन ये प्रथम दो पदों जो है, दो पदों में से 3 अगर हम उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें, क्या मिलेगा हमको 3 ब्रैकेट में 3 क्यू वर्ग प्लस 2 क्यू। अगर हम ब्रैकेट वाली संख्या को 3 क्यू का वर्ग धन 2 क्यू को अगर हम यम मान ले तो हमें प्राप्त होगा 3m प्लस 1, जहाँ यम क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस तरह हमने देखा जब एक बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग किया तो इसका वर्ग वैल्यू हमारा 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ। फिर अगला जो है हमारा था 3q प्लस 2। तो अब यदि एक बराबर 3q प्लस 2 है तब हमें x का वर्ग अगर निकालें तो ये हमारा हुआ 3q प्लस 2 का वर्ग। फिर वही हम लगाएंगे a प्लस b का होल वर्ग वाला फार्मूला, तो ये हमारा होगा 3q प्लस 1 का होल वर्ग मतलब 9q का वर्ग प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 मतलब 12q हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो फिर अगर देखा जाए हम इसको 4 है यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ मिल रहा है यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसको 4 को हम 3 धन 1 के रूप में तोड़ते हैं और फिर उसको जो वर्ग को बाहर किया, बाकी में से जो हमारा 3 पद लेंगे तो प्रथम 3 पदों में से 3 उभयनिष्ठ होगा। जब 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 3q का वर्ग प्लस 4q प्लस 1। ठीक है। अब जो ब्रैकेट में संख्या है 3q का वर्ग प्लस 4q प्लस 1, इसको अगर हम यम मान लें तो हमारा रूट जो होगा वो होगा 3m प्लस 1। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा जब x बराबर 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का है, इन सबका वर्ग क्या मिला, या तो हमको 3m मिला या तो 3m प्लस 1 के रूप में मिला। ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है। हम चलते हैं अपने आठवीं और पांचवें प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारे पास सामने यहाँ पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है। तो इसका हल करते हैं हम लोग। देखिए जैसे वहां लिया था 9 का रास्ता, अगर हम ले लें b की वैल्यू 9 ले लें अगर, तो हमारा बहुत सारा संख्याओं का लेंदी हो जाएगा करना, इसलिए हम वही पुराने वाले पिछले वाले चौथे प्रश्न में के हल में जो लिया था वही लेंगे, उसी का वर्ग से कर लेंगे। जैसा कि चौथा प्रश्न हमने लिया था हल में कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस r, जहां r 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक 3 से छोटा होगा। ठीक है। तब चूंकि यहाँ पर r जो है बड़ा है या बराबर है 3 के, इसलिए एक जो शेषफल है r का संभव मान हमारा 0, 1 या 2 होगा। अगर उसको मान को रखा जाए, इसमें रखें तो x जो हमारा होगा वो 3q के रूप का या 3q प्लस 1 के रूप का या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। देख लीजिए अतः x बराबर 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। अब यदि x बराबर 3q तब हम x का क्यूब करेंगे। ठीक है। जब x का क्यूब करेंगे तो ये x का मान रखेंगे अब यहाँ पर, तो ये क्या है 3q, तो जगह 3q का होल क्यूब, तो जगह 3 के 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब मतलब घन। फिर 27 को दोनों हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 2 में, 9 गुणे 3 में, तो ये अब फिर 3q का क्यूब घन को हम रख सकते हैं, अगर m ले लिए ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू m, 9m, जहाँ m हमारा होगा 3q क्यूब। ठीक है। अब यदि x बराबर 3q प्लस 1 है तब x घात 3 जो होगा अब हो जाएगा, हम x का मान रखेंगे 3q प्लस 1, फिर हम a प्लस b का होल क्यूब मतलब a प्लस b का घात 3 का फार्मूला है कि हम जानते हैं कि होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फार्मूले के यूज से हम इसका मान रखेंगे, हल करेंगे। हल करते हुए देखेंगे अगर हम लास्ट पद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पदों में प्रथम 3 पदों में 9 हमारा उभयनिष्ठ है। इस 9 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे जो ब्रैकेट में संख्या बची है उसको अगर m कर दिया जाए तो हमारा रूट हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m धन 1। ठीक है।
तो ये रूप मिला हमारा। अब आखिरी बचा हमारा यदि x बराबर 3 क्यूब प्लस 2 के रूप का होगा तब x का क्यूब क्या होगा, ये होगा x का मान रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे हम 3 क्यूब प्लस 2, तो होगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये फॉर्म रखेंगे a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a इंटू b स्क्वायर प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला रखेंगे। उसके हेल्प से हम हल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 27 q का घन प्लस 54 q का वर्ग प्लस 36 q प्लस 8। फिर हम देख रहे होंगे प्रथम तीन पदों में 9 हमारा उभयनिष्ठ है, हमने उसको कॉमन लिया, उभयनिष्ठ को बाहर किया तो हमारे पास बचा 9 इंटू ब्रैकेट में जो बचेगा 3 हो गया हमारा 3 q का घन प्लस 6 q का वर्ग प्लस 4 q प्लस हमारा 8 बचा हुआ है। इस पूरे जो ब्रैकेट में जो कोष्टक में हमारी संख्या है उसको अगर हम m कह दें तो हमारा आएगा 9m प्लस 8। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कोई धनात्मक पूर्णांक का अगर है एक समय माना था, अगर उसका हम घन कर रहे हैं तो वो या तो 9m के रूप का है या 9m प्लस 1 के रूप का है या 9m प्लस 8 के रूप का है। ठीक है, तो हमें लगता उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।